अब आपके साथ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई आलोचक और साहित्यकार नहीं हूँ। ये मेरा पहला अनुभव है किसी भी पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। मैं एक शुद्ध पाठक हूँ और प्रतिक्रियाएं इस तरह मंच पर देने का ये मेरा पहला ही अवसर है। ये तो उपन्यास का प्रभाव है कि इसने, या यदि का स्नेह कह लीजिए, कि सब कुछ परिचर्चा के लिए मुझसे तैयार कर बन गया। जो भी है उद्गार मेरे मन से निकले हुए हैं जो मैं यहाँ कहूँगी। पुस्तक समीक्षा करने का जो है, मैं बोर्सी पर आज के विषय में जो भी कुछ है वो कह रही हूँ दिल से। तो उसने मुझे भावित किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस उपन्यास को मैं मानवीयता की समग्र चेतना जगाने वाले समर्थवान साहित्य के रूप में देखती हूँ। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कथानक जो है वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि भोगा गया है संघर्षशील जीवन का यथार्थ है। इस उपन्यास को लेकर मैं प्रारंभ से अति उत्साहित थी और जब इसका पहला संस्करण आया था करीबन 1.5 साल पहले, तो इसे खरीद कर पढ़ा था। और आज भी जब इस पर चर्चा कर रही हूँ तो मुझे, हालांकि पूरी तरह ये उपन्यास याद नहीं है, आज मैंने काफ़ी इसके हिस्से सुने हैं, तो जो भी मन मस्तिष्क में जितने भी बिंब तैर रहे हैं उनको मैं आपके साथ चर्चा करूँगी। तो ऐसे तो यह किताब जिंदगी की ठूठरन गर्माहट के दस्तावेज हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतीत का सैरबिन यह बताता है, आपका एक अतीत ऐसा बक्सा है जिसमें हर तरह की यादें सहेज कर रखी गई होती है। जब जब वैसी परिस्थिति सामने आती है अतीत का बक्सा खुल जाता है। इस उपन्यास में लेखकीय साफगोई और ईमानदारी, निर्दयता की सीमा तक देखने को मिलती है। कई जगह मुझे पढ़ते वक्त ऐसा भी लगा कि यतीश जी ऐसा दृश्य वर्णित करते समय कितनी पीड़ा से गुजरे होंगे। बचपन एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर एक बार लिख दिया जाए कुछ भी, फिर उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। चीकू का बचपन भी उस स्लेट की तरह रहा जिस पर न जाने कितने सुख दुख लिखे गए। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बाल मन पर खराशे हैं, वह कभी सुकून से नहीं रह सकता। उन खराशों की रेशम उसे चैन से नहीं रहने देती। चाहे सुख, चाहे कितना कलम दबा कर लिखो, उसके लिखा पर हमेशा लगी रहती है। दुख कितना भी हल्के हाथ से लिखो, वह गहरी छाप छोड़ता है। चीकू का जीवन भी एक हिंडोले की तरह रहा जिसमें जिंदगी कभी सुख की पेंग लगाती तो कभी दुख की। इस झूलते जीवन के बीच चीकू संघर्ष करते हुए किस तरह रेलवे का एक आला अधिकारी बन गया, यही इस उपन्यास का मर्म है। इस उपन्यास में ममता करुणा की एक सुखद आंच है जो चीकू के विद्रोही बाल मन को संजोए रहती है पूरे उपन्यास में। कभी वो आंच माँ के आंचल की बोरसी में मिलती है तो कभी बहन का दुलार की बोरसी में मिलती है। पूरे उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष की कहानी बिखरी है जिसमें एक नारी के वैवध्य का संघर्ष और जीवन को पुनर्स्थापित करने का संघर्ष सामंतवादी जातिवादी अराजक समाज में देखने को मिलता है। ये आत्मकथानक उपन्यास समाज की रूढ़ियों को भी तोड़ता है। एक सशक्त नारी के रूप में यतीश जी की माँ का चरित्र देखने को मिलता है जो उस समय भी न केवल विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह करती हैं, बल्कि समाज में अपनी जाति से निम्न जाति के पुरुष को अपना पुनर्विवाह के योग्य मानकर जाति व्यवस्था पर भी चोट करती हैं। ऐसे साहसिक कदम उठाने के कारण उन्हें समाज की प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। उसका यतीश जी के बाल मन पर भी प्रभाव पड़ा। वो जो अकेलापन अपने अंदर अनुभव करते हैं उसे अपनी दीदिया से बांटते हैं और अपनी मुंह बोली मौसी उर्मिला के वात्सल्य के आंचल में सिमट कर अपना अकेलापन दूर करते हैं। जब मैं पढ़ रही थी इस उपन्यास के प्रथम अध्याय को, अस्पताल तक जाती नदी को, तो कई बार मन रुंध जा रहा था। आज भी जब
आप वाचन कर रहे थे तो उस वक्त भी मन एकदम भारी हो गया था। मैं उस कल्पना से सिहर जाती हूँ कि एक बच्चे ने कैसे खुले आकाश के नीचे 30-40 लोगों का पोस्टमार्टम देखा होगा। उसके बाल मन पर उसका क्या प्रभाव हुआ होगा। संभवतः यतीश जी के जीवन की इस घटना ने ही उनके मन से हर तरह का भय निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो पूरे उपन्यास में साहसिक कार्य करते नजर आते हैं। जोखिम उठाना जैसे उनका पैशन बन गया। मुझे उस दृश्य में भी मर्मांतक पीड़ा हुई जब उनके आदर्शवादी पालक पिता को उनके क्षेत्र के नेता ने अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए घर पर तो बुलाया, मगर जातिगत भेदभाव को ख्याल में रखते हुए उन्हें वहीं से दहाड़ लगाते हुए कहा, अपनी चप्पल हाथ में उठा कर ले जाओ और बाहर रख कर आओ। तो अपने पालक पिता के सम्मान को देखकर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मेरे ख्याल से यतीश जी में दृढ़ निश्चयी होने का गुण भी परोक्ष रूप से शायद इस घटना के कारण ही आया होगा। विद्या के स्नेह को जिस तरह से यतीश जी ने अपने उपन्यास में वर्णित किया है, वो भाई बहन के प्रेम की अद्भुत मिसाल। वही विद्या जो बेरहमी से लड़ती है, पीटती है, वही बाद में उनके चोट पर मरहम भी लगाती है। कैसे बचपन कम उम्र में इतना समझदार हो जाता है जीवन के संघर्षों में, ये देखने वाली बात लगती है इस उपन्यास में। और एक अध्याय बैरन डाकिया पढ़ते वक्त अनुभव हो रहा था कि सुरक्षित माहौल में बच्चों का यौन उत्पीड़न कैसे करीबी रिश्ते के लोग करते हैं। इस अध्याय में भी माँ और बेटी के साहस को सलाम करने का मन करता है। यतीश जी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक तरफ चट्टान सी मजबूत व्यक्तित्व वाली माँ मिली, दूसरी तरफ कोमल भावनाओं को संरक्षित करने वाली दिदिया का प्यार मिला। साथ ही एक बड़ा भाई मिला जो उन्हें जीवन में कुछ करने को प्रेरित करता रहा। भैया एक अनजाना संबंध में पढ़कर पता लगता है कि यतीश जी जो आज इतने ऊंचे ओहदे पर हैं, उनमें कहीं न कहीं उनके भाई के व्यक्तित्व का भी प्रभाव है, जिससे प्रेरित होकर वो इंजीनियरिंग करने के लिए इतनी शरारतों के बावजूद भी पढ़ सके। उपन्यास के अंत में यतीश जी का भांग खाने का अनुभव भी रोचक और विस्मित करने वाला है। मैं सोचती हूँ एक ही जीवन में कितने अनुभव हासिल कर लेना चाहते हैं यतीश जी, वो भी अपना जीवन दांव में लगाकर। हालांकि इस अध्याय में उन्होंने घोषणा की है कि अब वो कभी भांग को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं उनके इस रोमांचकारी जज्बे को देखकर विस्मित हुई थी। साथ ही अनुभव भी किया कि उन क्षणों ने यतीश जी और स्मिता को कितने करीब ला दिया, जो आज तक एक अटूट प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये किताब पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज हम खासकर युवा पीढ़ी के लोग काफ़ी तनाव के माहौल में जी रहे हैं। इसका जितनी मैं ज्ञान गिनती के हिसाब से कहती हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और हमारे राजनीतिक जो माहौल है उसकी वजह से हमारा युवा काफ़ी दबाव में है, मानसिक दबाव में, और उसके कारण वो अवसाद की ओर कहिए या फिर आत्महत्या की ओर कहिए प्रेरित हो रहा है। तो ऐसे माहौल में ये किताब जो है एक संबल बनकर आती है। इसे इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि इतनी विपत्तियों और खराब बचपन के बावजूद भी उभर कर आती है एक राख के नीचे दबी हुई चिंगारी जो है कब उजाला बनती है और उससे दीपक भी जलता है। बहुत बहुत